हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें। प्राची ने त्रिजल के जवाब को सुनकर पूछा, वो खुश थे मुझे बात करते हुए? त्रिजल को उसका सवाल थोड़ा अटपटा लगा। आपको पता नहीं चलता कि वो खुश है या फिर नहीं बात करते हुए? प्राची ने जवाब में कहा, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं उनके सामने थोड़ी ना हूँ। त्रिजल ने निराशा से अपना माथा पीट लिया और कहा, सही कहा आपने, तो बात कीजिए। इतना कहकर त्रिजल ने फ़ोन अदवी की तरफ बढ़ा दिया, जिसे घूरते हुए त्रिजल ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और फ़ोन कान पर लगाते हुए कहा, अब यकीन हुआ? प्राची ने दूसरी तरफ से, दोपहर को मिलते हैं। इतना कहते हुए प्राची ने कॉल कट किया, जिस पर अद्विक ने फ़ोन साइड में रखते हुए त्रिजल से कहा, तू सेंटेंस आगे से पूरा करके बात करना, मेरी गलती थोड़ी ना कि आपकी गर्लफ्रेंड इतनी शक्की है। ये कहते हुए त्रिजल जाकर ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा, जिसे घूरते हुए अद्विक ने कहा, 3 महीने बाद उसे मिल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे गुस्से से बात करे। त्रिजल ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या वो यहाँ आ रही है? अद्विक ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी बहन का रिसेप्शन, इसलिए तो उसे आना ही था। त्रिजल ने अपना सिर हिलाया और ट्रेडमिल पर दौड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ मानव अपने कमरे में रील स्क्रॉल करते हुए बैठा था, जब अचानक उसके सामने एक रील आई जिसमें लड़का छोटा और लड़की उम्र में बड़ी थी, जिसे मानव स्किप करने लगा। लेकिन उसमें चल रहे सीन को देखते हुए वो रुक गया। जैसे जैसे मानव सीन को देखने लगा, उसका दिल टूट गया और उसने फ़ोन को बंद कर साइड में रखते हुए कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये कहते हुए मानव उठकर बैठ गया और कमरे से निकल लिविंग हॉल में आ गया, जहां उसने देखा सभी लोग नाश्ते के लिए आ चुके थे, जिन्हें देखते हुए मानव भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तब मृत्युंजय ने आसपास को देखते हुए पूछा, प्रणव कहाँ है? अव्यक्त और अद्विक ने एक दूसरे को देखा और अव्यक्त ने जवाब दिया, मैंने ही उसे मीटिंग के चलते लखनऊ भेजा है और वो बता रहा था कि कुछ दिन हैदराबाद में रुककर आएगा। विकल्प ने अव्यक्त की बात सुन कहा, लेकिन उसने मुझे इस बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? अव्यक्त ने अपना सिर नहीं में हिला, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप बात कर लीजिए। ये कहते हुए अव्यक्त ने अवधि के गिलास में जूस भर दिया। तभी मौली कमरे के नीचे आई और उसे अकेला देखते हुए महक ने पूछा, एकांश कहाँ है? मौली ने अपना सिर नहीं में हिला दी, मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जिसकी बात पर मृत्युंजय ने कहा, वो तो तुम्हारे साथ ही था ना? हाँ, और कल रात मैंने भी उसे आउट हाउस में देखा था, अव्यक्त ने कहा। जिसकी बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही बाहर उन्हें पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। सभी ने चौंकते हुए उस तरफ देखा और अमृत ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए अमृत बाहर की तरफ चला गया, जिसे देखते हुए मृत्युंजय भी उसके पीछे चला गया। पुलिस क्यों आई है? महक ने थोड़ा पैनिक होते हुए पूछा। शिवांश ने उसे चिल करते हुए कहा, कुछ हुआ होगा मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, हम देखते हैं। ये कहते हुए शिवांश ने अव्यक्त को देखा और वो लोग भी बाहर की तरफ चले आए। दरवाजा खोलते ही अमृत को सामने 2 इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल दिखे, जिसके चेहरे गंभीर थे। क्या हुआ इंस्पेक्टर? अमृत ने उन्हें देखते हुए पूछा। इंस्पेक्टर देशमुख, क्राइम ब्रांच, मुंबई से कॉल फॉरवर्ड आया है, हमें इस पते पर आना था, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। इतने में मृत्युंजय भी दरवाजे तक पहुंचा। क्या बात है ऑफिसर? इंस्पेक्टर ने जेब से एक फोल्डर निकाला। मुंबई के गौराई पार्क के पीछे के सुनसान हिस्से में आज सुबह एक आदमी की जली हुई लाश मिली है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो कल रात उसी एरिया में आपके बेटे एकांश सारंग को देखा गया है। इतना सुनते हुए वहां खड़े सभी लोगों का चेहरा शक्त हो गया और मृत्युंजय ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूछा, आपको पक्का यकीन है? कहीं कोई गलती तो नहीं? सर, हम अभी किसी पर अब रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये बहुत संदेहजनक है। लाश जिस हाल में मिली है और जिस टाइम पर आपके बेटे को वहां देखा गया है, वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है, इंस्पेक्टर देशमुख ने धीरे से कहा। जिस पर अव्यक्त ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एकांश किसी मर्डर केस में इन्वॉल्व है? हम सिर्फ पूछताछ के लिए आए हैं, एकांश कहाँ है अभी? इंस्पेक्टर ने सीधे पूछा। इस पर सबकी नज़रें मौली की तरफ घूमी। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, सुबह जब मैं उठी तो वो कमरे में नहीं थे, मुझे लगा शायद ऑफिस या आउटिंग के लिए निकल गए होंगे। मृत्युंजय ने तेजी से कहा, आउट हाउस में देखा तुमने? वहाँ भी नहीं है। अव्यक्त ने धीरे से कहा, हमें उनका फ़ोन नंबर दीजिए और अगर किसी को उनका लोकेशन पता हो तो वो भी। इंस्पेक्टर ने नोटबुक निकाली और अद्विक ने फ़ौरन मोबाइल निकाला और एकांश का नंबर डायल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, बंद आ रहा था। अद्विक ने धीमी आवाज़ में, जहाँ उसकी बातों को सुनते हुए वहाँ पर माहौल और ज़्यादा भारी हो गया। इंस्पेक्टर ने फिर कहा, हमें एकांश की तलाश में मदद चाहिए, अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हो या किसी के साथ हो तो तुरंत बताइए। यह एक हत्या का मामला है और मामला बेहद संगीन है। मृत्युंजय ने गंभीरता से सिर हिला। अगर मेरा बेटा निर्दोष है तो मैं सच्चाई जानना चाहते हैं, लेकिन अगर वो किसी परेशानी में है तो पहले उसे ढूंढना होगा। हम एक बार फिर कल दोपहर तक लौटेंगे, उम्मीद है तब तक कोई अपडेट मिल जाएगा।
इंस्पेक्टर ने इतना कहा और बाकी कांस्टेबल्स के साथ रवाना हो गए, जिसके जाने के बाद सभी लोग अंदर आ गए। महक ने उन लोगों को देखते हुए पूछा, क्या क्या कहा इंस्पेक्टर ने? मृत्युंजय ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम शांत रहो। मैं क्यों शांत रहूं? बताइए, यहाँ पर इंस्पेक्टर क्यों आया था? महक ने बेसब्र होते हुए पूछा। मृत्युंजय ने जवाब में कहा, गोराई पार्क में एक जली हुई लाश मिली है और उसे इर्द गिर्द एकांश को देखा गया, बस इसलिए। क्या लाश? महक हैरानी से अव्यक्त ने महक को शांत करते हुए, चिंता मत कीजिए मॉम, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मैं अभी पता लगाता हूँ। ये कहते हुए अव्यक्त ने मौली से पूछा, मौली कुछ भी याद आ रहा है? रात को कोई कॉल, कोई प्लान, कुछ भी? मौली ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बस सुबह मैं उठी तो वो थे ही नहीं। जिनकी बातों को सुनते हुए मृत्युंजय, हम पुलिस पर भरोसा करेंगे, लेकिन उससे पहले खुद भी कुछ करना होगा। अव्यक्त, अद्विक फोन ट्रेस करो, बैंक को और कार्ड ट्रांजेक्शन चेक कराओ और सारे जान पहचान वाले को कॉल करो। अव्यक्त ने आंखों में गुस्से और बेचैनी के मिशन के साथ सिर हिलाया। जो भी हुआ हो एकांश को ढूंढना पड़ेगा और जल्दी। जिसकी बात पर सभी ने अपना सिर हिला दिया और अव्यक्त ने सिक्योरिटी रूम की तरफ जाते हुए कहा, मैं सीसीटीवी फोटो चेक करता हूँ कि आखिर वो लड़का कितना टाइम घर से बाहर निकला। एकांश इस वक्त अपने केबिन में बैठा अपने सामने लगे हेलोग्राफिक स्मार्ट स्क्रीन पर सारे न्यूज को देख रहा था। उसको होठों पर एक हंसी थी जब केबिन के बाहर से मल्हार ने कहा, बॉस, मिस्टर ओबराय आपसे मिलने आए हैं। एकांश कुछ कहता उससे पहले विध्वंस झटके से केबिन का दरवाजा खोलते हुए अंदर आ गया। व्हाट ए फकिंग स्पेक्टलेस! एकांश, तुमने किसे जलाया है? एकांश ने विध्वंस को देखते हुए पूछा, तुम्हें किसने बताया? मुझे क्या? पूरी दुनिया को पता है कि मृत्युंजय सारंग का द ग्रेट लिटिल बेटा एक आदमी को जिंदा जलाकर आया है। क्यों किया तुमने ऐसा? विध्वंस ने उसी गुस्से से पूछा। एकांश ने मासूम बनते हुए, क्या सबूत है कि मैंने किया है? अगर तुमने नहीं कहा तो सारे न्यूज़ चैनल पर तुम्हारा नाम क्यों चमक रहा है? ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये तो हमेशा की बात है। मेरे खिलाफ छोटी सी क्लू मिलती है, फिर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है। एकांश ने बड़ी रिलैक्सनेस के साथ जवाब दिया, जिसे देखते हुए विध्वंस ने गहरी सांस भरते हुए आकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हारे डैड ने कॉल किया था, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है? एकांश ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, मल्हार, रेस्टरूम से मेरा फ़ोन लेकर आओ जरा। मल्हार अंदर आया और रेस्टरूम की तरफ चला गया, जिसे विध्वंस ने देखा और एकांश ने कहा, दरअसल तुम्हें तो पता ही होगा नायक वाले प्रोजेक्ट के बारे में। मैं उसी में जरा बिजी था, इसलिए पूरी रात यहीं पर था। मल्हार और अध्यात्म भी मेरे साथ यहीं थे, तो फ़ोन पर ध्यान ही नहीं किया। विध्वंस आंखें सिकुड़ाते हुए एकांश को घूरा और मल्हार ने वहाँ आकर एकांश से कहा, बॉस, आपका फ़ोन स्विच ऑफ है, मैंने चार्ज पर लगा दिया है। गुड, वंश के लिए कॉफ़ी ला, उसका मूड खराब है, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। फाइन, देन हैव ब्रेकफास्ट, नो नीड, मुझे तुम्हारी फिक्र है बास्टर्ड, इसलिए तुम्हारे इस नए पछड़े में तुम्हारी मदद करने आया था। विध्वंस ने एकांश को घूरते हुए कहा। एकांश ने हल्का मुस्कुरा कर जवाब दिया, ओह माई बेस्टी, यू आर सच ए गुड मैन, बट आई डोंट नीड योर हेल्प हियर। इसलिए तुम अपने भाई के रिसेप्शन पर ध्यान दो। अंश, टेल मी वन थिंग राइट, तुमने उस आदमी को जलाया है? विध्वंस ने सीरियस होकर पूछा। एकांश ने मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, लेट्स जस्ट से, उस आदमी ने अपनी किस्मत खुद ही जलाई थी, मैं बस माचिस की आवाज़ सुनने के पास खड़ा था। यह सुन विध्वंस ने फौरन पूछा, डोंट गिव मी दैट पोएटिक शिट, सीधा बोलो, क्या या नहीं किया? एकांश ने पल भर अपनी उंगलियों को आपस में घिसते हुए आंखें विध्वंस की आंखों में गराते हुए, मैंने उसे जलते हुए देखा, लेकिन आग मैंने नहीं लगाई। विध्वंस कुछ पल तक उसे देखता रहा और वो एकांश के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, जो उसके लिए उतना भी आसान नहीं था। मतलब तुम उसे जानते थे? जानता था नहीं, पढ़ रहा था उसे पिछले कुछ हफ्तों से, लेकिन उसने जो निकला वो सरी हुई इंसानियत थी। एकांश की बातें घुमावदार थी। सुनो एकांश, विध्वंस अब कुर्सी से थोड़ा आगे खिसक गया, तुम चाहे जितना भी अजीब, ठंडा या चुप रहने वाला बनो, लेकिन ये जो मामला है ना, ये पब्लिक क्राइम बन चुका है। अभी तो सिर्फ न्यूज़ में नाम है, कल पुलिस सामने खड़ी हो जाएगी। फेस करना आता है मुझे। एकांश ने उसकी बात काटते हुए, और अगर कोई मुझसे सवाल करने आया तो मैं उन्हें सवालों में ही घुमाकर उनके हिस्से के पेट में उलझा दूंगा, जैसे बाकी सबको किया है। मतलब तुमने किया? विध्वंस ने उसके शब्दों को सुनते हुए एकांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं करूँ तो कोई बच नहीं सकता, और अगर नहीं किया तो कोई पकड़ नहीं सकता। अब तुम ही सोचो, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? विध्वंस ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूँ एकांश, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, क्योंकि अब बात तुम तक नहीं रुकेगी। बात तुम्हारे डैड मॉम तक जाएगी, मौली तक जाएगी, तुम्हारे रिलेटिव सब तक जाएगी। एकांश की आंखों में हल्की सी मुस्कान, इसलिए कह रहा हूँ वंश, ये जो बवाल है ना, इसे मेरा बवाल रहने दो। तुम अपने भाई के रिसेप्शन, अपनी वाइफ, अपने पगड़ी वाले फोटोज और रस्मों में व्यस्त रहो। ये मेरी दुनिया और यहाँ पर मैं खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही जल्लाद हूँ।
विध्वंस कुछ पल तक चुप रहा, फिर सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगर तुमने ये किया हो तो क्लीन करो, सबूत हटाओ, नाम मिटाओ, लेकिन अगर नहीं किया है तो शांति से मत बैठना। उस आग के पीछे कोई है जो तुम्हारे हाथों को जलता हुआ दिखना चाहता है। ये कहते हुए वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी एकांश ने पीछे से कहा, हो एवर ट्राई टू फ्रेम मी, फॉरगेट ऑन थिंग्स, आई डोंट बर्न एलोन। मैं राख में ही दुश्मनों का डीएनए निकाल सकता हूँ। जिसे सुन विध्वंस रुक गया, बिना मुड़े बस एक हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है, फिर देखते हैं कौन पहले राख होता है, तुम या तुम्हारा दुश्मन। इतना कहते ही विध्वंस केबिन से बाहर चला गया। कमीना, बड़बड़ाते हुए एकांश कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी पर बैठकर सीट टिकाते हुए आंखें बंद कर ली। वो जानता था ये सिर्फ आग नहीं थी, ये किसी और की चाल थी, और अब वो चाल उल्टा घूमने वाला था। जहां एकांश अब भी कुर्सी पर टिका हुआ था। विध्वंस के जाने के बाद कमरे के में कुछ मिनटों की चुप्पी थी। जब मल्हार दौड़ता हुआ अंदर आया और एकांश बंद आंखों को देख धीरे से कहा, बॉस, पुलिस आई है और साथ में सर। कौन सर? एकांश ने बिना आंखें खोले पूछा। आपके डैड। एकांश ने आंखें बंद करे होठों पर तिरछी मुस्कान कर, अब असली तमाशा शुरू होगा। वो अभी कह ही रहा था कि केबिन का दरवाजा फटाक से खुला और मृत्युंजय अव्यक्त अंदर आए। उनके पीछे 2 पुलिस ऑफिसर भी थे, जिन्हें देखने के लिए एकांश ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधा मृत्युंजय की आंखों में जा मिली। मृत्युंजय की आंखों में गुस्सा, शर्मिंदगी और कुछ और भी था, जिसे देखते हुए एकांश ने सीधा बैठते हुए कुर्सी पर हाथ टिकाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैड। आई थिंक आपने आज ब्रेकफास्ट घर पर नहीं किया, इतनी तेजी से यहाँ तक चले आए। सट द हिल अप। अव्यक्त गरज उठा, तुझे समझ नहीं आता कि ये मजाक का टाइम नहीं है। तूने किस नरक में खुद को घसीट लिया है? नरक में? कौन सा नरक? अभी तक तो मैं डिजायर टावर के एसी केबिन में हूँ। नरक तो तब होगा जब आप सबके लिए सफाई देता फिरता। एकांश ने रिलैक्स आवाज में कहा। एकांश, मृत्युंजय ने टेबल पर मुक्का मारा। इनफ ऑफ योर सरकाशम। ये पुलिस आई है एफआईआर लेकर। तुम्हें शक के दायरे में लाया गया है क्योंकि उस जले हुए शख्स के आसपास तुम्हें देखा गया था और उस गाड़ी का नंबर डिजायर के रजिस्टर्ड नाम पर है। एकांश ने मृत्युंजय की बात सुन इंस्पेक्टर को देखा, जिस पर इंस्पेक्टर ने आगे आकर कहा, मिस्टर सारंग, हमें कुछ सवाल करने हैं, प्लीज कोऑपरेट करें। एकांश ने आगे बढ़कर कुर्सी छोड़ते हुए कोट सीधा किया और कहा, पूछिए, मेरे पास वक्त है और कॉफ़ी भी। ये कहते हुए एकांश ने मल्हार की तरफ तिरछी नज़र से देखा, जिस पर मल्हार वहां से बाहर की तरफ चला गया। मृत्युंजय बुरी तरह से एकांश को घूर रहा था। उसकी आंखों में शक नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने यकीन कर लिया हो कि एकांश ने वो किया है। जिसकी आंखों की करवाहट पर एकांश ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, मैं मार खाने वाले काम अब नहीं करता डैड। मृत्युंजय ने अपना चेहरा मोड़ लिया, जैसे वो थक गया हो एकांश की हरकतों से। और भी मल्हार ने टेबल पर एक फोल्डर रखते हुए कहा, सर, वो आदमी कोई सामान्य गुंडा नहीं था, वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट था, लेकिन पिछले 3 महीने से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रेस्क्राइब्ड विटामिन में नकली एवरोटाइप ड्रग्स मिला रहा था। जिसकी बात सुन वहाँ खड़े सब लोग दंग रह गए और इंस्पेक्टर आगे बढ़कर फोल्डर को चेक कर, जिसे देखते हुए एकांश ने कहा, शायद इसकी खबर आप लोगों को नहीं लगी थी कि हॉस्पिटल में इस तरह के ड्रग के साथ प्रेग्नेंट लेडीज को मेडिसिन दिए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने एकांश के सवाल पर कहा, हम इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं। एकांश हल्का सा हंस दिया और उसे देखते हुए अव्यक्त ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें कुछ बताने का तरीका पता भी है? एकांश ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, तो क्या मैं पूरी दुनिया में ढिंढोरा पुटूं? मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, अगर मुझे किसी को बर्बाद करना है तो। अव्यक्त ने गुस्से से एकांश को घूर कर देखा और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हम मिस्टर एकांश को कुछ घंटे के लिए पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं सर। अगर यह निर्दोष है तो फौरन छोड़ दिया जाएगा। मल्हार ने एक फाइल इंस्पेक्टर को देते हुए कहा, इसमें पूरी मेडिकल सप्लाई चेन ट्रैकिंग रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड्स है, जो प्रूव करेगा कि मिस्टर एकांश इस तरह के किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, वो बस निगरानी कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपना सिर हिलाया और एकांश को लेकर जाने लगा। जब एकांश ने रुक कर अव्यक्त से कहा, वैसे मैंने एक बात नहीं बताई शायद। मृत्युंजय और अव्यक्त उसे देखने लगे, जिस पर एकांश ने कहा, आपका एक सवाल होगा ना कि मैं आपके बेडरूम में क्या करने गया था? अव्यक्त की आंखें सिकुड़ गई और एकांश ने जवाब में कहा, मैं वहाँ पर भाभी की मेडिसिन चेक करने गया था। क्यों? क्या तुम्हें मुझे इतना नालायक समझते हो कि मैं अपनी वाइफ की सेहत का ध्यान नहीं रख सकता? अव्यक्त ने गुस्से से पूछा। एकांश ने बेहद शांत लहजे में कहा, भाभी की दवाइयों में वो ही केमिकल मिला था जो मिसकैरेज करवाने के लिए उस मरे हुए फार्मासिस्ट ने बाकी डिलीवरी पॉइंट्स पर भेजा था। अव्यक्त के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? उसके शरीर के रोंगटे खड़े गए। हाँ, एकांश ने बिना आंखें झुकाए कहा, मैंने रात में जाकर वो दवाई उठाई और उनकी लैब टेस्टिंग करवाई। रिपोर्ट्स कहती है कि वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं थी, वो क्लास बी टॉक्सिन थी जो 3 दिन से ज़्यादा ली जाती, तो फॉरगेट इट। अब मेरे
तुनक मिजाज भाभी बेहतर है। ये कहते हुए एकांश से इंस्पेक्टर से कहा, चलो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपना प्रेजेंटेशन भी बनाना है, वरना करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जिसकी बात पर इंस्पेक्टर ने अपना सिर हिला दिया और एकांश एक नज़र मृत्युंजय और अव्यक्त को देखने के बाद इंस्पेक्टर के साथ बाहर की तरफ चला गया। मृत्युंजय ने उसके जाते ही जल्दी से फ़ोन निकाला और राजीव अमृत को कॉल मिला दिया। अव्यक्त अभी भी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, कौन है वो जो मेरे बच्चे को मारना चाहता है। ये कहते हुए अव्यक्त का पूरा शरीर कांपने लगा, जिसे देखते हुए मृत्युंजय उसके कंधे पर हाथ रखा, चलो पुलिस स्टेशन चलना है। अव्यक्त ने मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर हिला दिया और वहां से तुरंत मृत्युंजय के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाना है, प्लीज़ अगर अच्छी लग रही तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब